हेलो दोस्तों, आज हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं मनीष चौहान। आज हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान अध्याय 3 इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रसायन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त अध्ययन करने जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसको आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रसायन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ यह शब्द जो कि स्पष्ट संबोधित होता है कि इलेक्ट्रो से तात्पर्य इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिस्ट्री से तात्पर्य है रसायन ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, दो शब्दों से मिला हुआ ये इलेक्ट्रोकेमिकल लेसन है हमारा। विद्युत ऊर्जा से रसायन ऊर्जा और रसायन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के संबंध को हम इस अध्याय में विश्लेषित करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब नाम से ही स्पष्ट होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायन ऊर्जा में उपयोग करना या रासायन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग करना की तकनीक क्या रही होगी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा का संबंध अध्ययन करते हैं उसे विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन के संबंध में जो परिभाषित थी मैंने आपको समझाई। अब आगे की ओर हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा से रसायन ऊर्जा कैसे बनाई जाती है। विद्युत अपघटनी चालकता दूसरा टॉपिक जो होगा। विद्युत अपघटनी चालकता से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत अपघटनी चालकता के संदर्भ में विद्युत अपघट्य शब्द जो आया है हम पहले इसे समझ लेते हैं। विद्युत अपघट्य विलयन की अवस्था में या गलित अवस्था में जब कोई विद्युत अपघट्य होता है जिसे हम पानी में मिलाएं, घोलें, डिसॉल्व करें और अगर वह अपने आयनों में विभक्त हो जाए तो उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। बच्चों, जैसे हम उदाहरण के लिए नमक को विद्युत अपघट्य माने और हम पानी में डालें तो वह धन और ऋण आयन Na+ और Cl- में विभक्त हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब विद्युत अपघटनी चालकता, चालकता शब्द को समझने के लिए हमें पहले प्रतिरोध को समझना चाहिए। तो प्रतिरोध से तात्पर्य है कि जब किसी चालकता या इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में, बहाव में जो बाधकता उत्पन्न हो रही हो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का ही व्युत्क्रम हम चालकता के रूप में समझ सकते हैं। अर्थात यह कहा जाए कि किसी भी चालकता उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं और उसका व्युत्क्रम से कहने का तात्पर्य है 1/R प्रतिरोध। अतः हम चालकता को कंडक्टिविटी और प्रतिरोध को रिडक्टेंस कहते हैं। अब प्रतिरोध को हम ओहम से प्रदर्शित करते हैं तो चालकता को हम ओहम इनवर्स से प्रदर्शित करेंगे। आप हिंदी में चालकता को महो भी कह सकते हैं। अच्छा, हम इससे आगे अब थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, हमने 1 मीटर वायर लिया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद हमने देखा कि उसका प्रतिरोध 2 ओहम आता है, मान लेते हैं। तब अगर लंबाई बढ़ाने के साथ प्रतिरोध या चालकता में जो अंतर आता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात किसी भी चालक का हम एरिया और लंबाई को परिवर्तित करते हैं तो उसकी विशिष्ट चालकता और विद्युत प्रतिरोध का मान हमेशा परिवर्तित होता है। समानुपाती का मार्क हटाने के लिए हम बराबर लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रो और रो L अपॉन में लेंथ अपॉन में एरिया। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान होगा। मैं थोड़ा सा जल्दी विश्लेषण कर रहा हूँ। हम इसे अगले वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मैं टॉपिक आपको आज कंसर्न कर रहा हूँ, इन सभी टॉपिकों के ऊपर एक लंबे लेक्चरों के द्वारा हम समझ सकेंगे। अगला होगा हमारा विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के लिए प्यारे बच्चों में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले विद्युत किसे कहते हैं, हमें इस बात पर थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए। विद्युत क्या है? तो फ्री इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को हम थोड़ा सा स्पष्ट रूप से विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा समझ लेते हैं। हमने क्या किया, एक
अर्ध सेल लिया, इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाला, विद्युत अपघट्य लगाया, विद्युत अपघट्य में हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया। बच्चों, आप इलेक्ट्रोड से क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होगा? विद्युत अपघट्य तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गलित अवस्था, विलयन अवस्था में ऐसी पदार्थ या ऐसा विद्युत अपघट्य जिसको हम पानी में डिसॉल्व करें तो वह धन और ऋण आयनों में विभक्त हो जाए और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करे, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो कोई भी विद्युत अपघट्य आप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जो आपकी किताब में एनसीईआरटी में लिया भी गया है, मैं एनसीईआरटी के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर हमने लिया है ZnSO4 जिंक सल्फेट। बिल्कुल आपने ले लिया। अब जिंक एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, डी ब्लॉक का यह तत्व है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड का वास्तविक अर्थ होता है जिस चीज़ का आपने, जिस सॉल्यूशन का आपने सॉल्यूशन रूप लिया है, लिक्विड रूप लिया है, उसी का सॉलिड फॉर्म अगर आप ले लेते हैं तो वह क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोड बन जाएगा, इलेक्ट्रोड कहलाएगा। अब हमने एक अर्ध सेल लिया और एक अर्ध सेल हमने और लिया, अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमने कितने अर्ध सेल लिए हैं? 2 अर्ध सेल। 2 अर्ध सेलों को लेकर के हमने 2 इलेक्ट्रोडों के द्वारा इसे निर्मित किया। दोनों इलेक्ट्रोडों को हम जैसे ही आपस में जोड़ते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों को जैसे ही हम आपस में जोड़ते हैं तो बेटा यहाँ पर हमने इस तरफ जो लिया था कॉपर सल्फेट, अच्छा इसका भाव क्या है? इधर विद्युत ऋणात्मक जो तत्व Zn लिया है, उधर विद्युत ऋणात्मक तत्व जो आपने Cu लिया है, कॉपर लिया है, तांबा लिया है, दोनों की ऋणात्मकता भिन्न भिन्न है। अर्थात किसी की ऋणात्मकता ज़्यादा, किसी की कम। जब भी 2 सेल लिए जाएं, हम जरूरी नहीं कि जिंक और कॉपर ही लें, हम अन्य तत्वों का भी उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। पर हमारी एनसीईआरटी की बुक कक्षा 12 में Zn और CuSO4 के द्वारा ही इसे स्पष्ट किया गया है। तब मैंने उन्हीं तत्वों का उपयोग किया और हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। किसी को भी कोई समस्या हो तो फिर मुझे विश्लेषण के लिए, चर्चा के लिए तैयार हूँ, चर्चा कर सकेंगे। हम ZnSO4 का जो इलेक्ट्रोड बनाया और इधर CuSO4 का जो हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, 2 अर्ध सेलों को आपस में जोड़कर एक यूनिट सेल, इकाई सेल बनाने की हमने चेष्टा की। अब हमने देखा कि यहाँ से स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना बेटा, मैंने आपको पहले ही कहा था इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हो, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करवाया, अर्थात स्वतः इलेक्ट्रॉन Zn से Cu की ओर क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि इसकी ऋणात्मकता कम है और इसकी ऋणात्मकता अधिक होगी, अर्थात कम ऋणात्मकता से अधिक ऋणात्मकता की ओर इलेक्ट्रॉन स्वतः ही गमित होते हैं, चलते हैं, प्रवाहित होते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाही से तो विद्युत बनती है और हमारा तो उद्देश्य भी विद्युत रसायन है, अर्थात केमिकलों का उपयोग करके हम विद्युत बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। अच्छा, तो हमने एक ZnSO4 का इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड बनाया, इधर CuSO4 से भी हमने एक इलेक्ट्रोड निर्मित किया और दोनों को ज्वाइन किया। Zn की तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और Cu की ओर जाकर के जमा होने लगेंगे, अर्थात Zn स्वतः ही गलित होने लगेगा और CuSO4 का जो इलेक्ट्रोड था उस पर इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे और वह स्वतः ही मोटा और लेयरवाना बनने लगेगा, परतदार होने लगेगा। अब इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह की दिशा Zn से कॉपर की ओर है, तो विद्युत का प्रवाह हमेशा विपरीत दिशा में, अर्थात कॉपर से Zn की दिशा में होगा। विद्युत का प्रवाह Zn की तरफ होगा और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कॉपर की ओर होगा। अब एक स्थिति के बाद यह कंडीशन बनेगी, स्थिति निर्मित होगी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो करके हमारे कॉपर की सतह पर जमा हुए हैं, अब Zn पूरी तरह गलित होने लगेगा और हमारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा, विद्युत का निर्माण जो हो रहा था वो रुक जाएगा। हमारी जो कंसेप्ट था, हमारा जो प्रोजेक्ट था, हमारा जो उद्देश्य था वो अर्धपूरित रह जाएगा। तो हम चाहते हैं ये विद्युत हमेशा बहती रहे, तो हमने यहाँ पर एक ब्रिज बनाया
ताकि उधर के इलेक्ट्रॉन स्वतः किसी प्रकार से इधर आए और हमें पुनः इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह लगातार बना रहेगा, जिसे हम परिपथ के रूप में भी समझ सकते हैं। शायद बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ब्रिज के अंदर क्या भरा हुआ था, तो इस ब्रिज के अंदर भरा हुआ था अगर। अच्छा, ये अगर क्या होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंट होता है, मोम जैसा, जेली जैसा, जो हम चॉकलेटों में खाते हैं। हाँ जी, तो जेली लाइक सब्सटेंट होता है, ये चॉकलेट जैसे, तो एक उदाहरणार्थ कहा है मैंने। जेली जो होता है वो समुद्र की एक शैवाल, एल्गाए से ये बनाया जाता है, अर्थात ये अगर एक मटेरियल तैयार किया गया है। इसको अंदर डालने के बाद इसके हम मुख को जो है बंद कर देंगे किसी कुचालक के प्रतिरोध पदार्थ से, ताकि यहाँ से जो सब्सटेंट है वो इन हमारे इलेक्ट्रोडों में जो विद्युत अपघट्य है उनमें ना घुलित हों, शुद्ध हमारा विद्युत अपघट्य बना रहे। अर्थात इस उद्देश्य से हम इसे पैक कर देंगे, सील कर देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ भरी जाएगी, वो होगा KCl, मतलब हम यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड या फिर NaCH भी ले सकते हैं, पर पोटेशियम क्लोराइड हम यहाँ पर भरेंगे। पोटेशियम क्लोराइड एक लवण है, अर्थात इसीलिए इस सेतु को, इस ब्रिज को सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु के नाम से भी जाना जाता है जी। तो हमने दो यहाँ पर अर्ध सेलों को जोड़ा और एक यूनिट सेल, इकाई सेल का निर्माण किया। इस इकाई सेल में हमने देखा कि कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर, जो कि यहाँ पर Zn है, से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कॉपर की ओर स्वतः ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगे और उसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर आने लगी। किंतु एक बात और अच्छी थी कि एक समय के बाद इलेक्ट्रोड गलने लगा और गलित अवस्था में जिंक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोड क्षय होने लगा। हम उसे रोकना चाहते थे या फिर हम पुनः इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बनाने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज का निर्माण करें। हम सॉल्ट ब्रिज का निर्माण करके इसे हम अधिक समय तक क्रियान्वित कर सकते थे और कर सकते हैं। अब इस सॉल्ट ब्रिज में दो चीज़ें जो भरी थी, मैंने आपको समझाने का छोटा सा एक प्रयास किया है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर बेटा इसको हम इस प्रकार से, यहाँ पर हमने देखा कि Zn में से मान लो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, रिलीज, और आप सब जानते हैं क्योंकि आप कक्षा 12वीं और रसायन विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ हमेशा धन आयन बनता है, और आयन का मतलब भी आप शायद अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर चले जाते हैं, थोड़ा सोच के बताइए। जी बिल्कुल, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के सीधे कॉपर को मिल जाते हैं और कॉपर के पास माइनस इलेक्ट्रॉन के रूप में ये अर्जित हो जाते हैं। अर्थात जिधर से, मैंने आपको बारंबार कहा, जिधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन हमेशा धनायन बना रहे थे। तो ये मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन गलित अवस्था में गल रहा होगा, पिघल रहा होगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्वस। तो AQ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्वस। हम एक्वागार्ड का नाम सुने हैं पानी को प्योर करने के लिए, ये एक्वस फॉर्म में जा रहा है। किंतु यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वहाँ पर परत बन रही है, तो जहाँ कोई चीज़ जमा होती है वहाँ पर ठोस अवस्था आने लगती है। तो यहाँ पर कॉपर के पास कौन सी अवस्था आने लगेगी, सॉलिड अवस्था। और इस प्रकार से यहाँ अवस्था परिवर्तन को हमने नियंत्रित और करने के लिए क्या किया, सॉल्ट ब्रिज लगा दी। अच्छा, आप क्या जानते हैं कि इस सेल का, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जाना जाता है, इसमें कितने अर्ध सेल लिए, इसमें हमने 2 अर्ध सेल लिए। एक अर्ध सेल में विद्युत अपघट्य, दूसरे सेल में विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोड बनाया, पर दोनों की ऋणात्मकता भिन्न भिन्न रखी। अच्छा, जिंक और कॉपर के द्वारा कक्षा 12वीं में हमारी एनसीईआरटी में था, तो मैंने उससे एक्सप्लेन किया। हम अलग विद्युत ऋणात्मक तत्वों को लेकर भी इसे आगे संपन्न कर सकते हैं। गैल्वेनियन, बोल्टमान, डेनियल, कई प्रकार के सेलों का निर्माण हुआ और विद्युत रासायनिक सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा ही दुभर रहा, इसलिए निरंतर इस पे प्रयास चलते रहे। और आज शुष्क सेल आपके बीच है, हमारी बैटरी में, हमारी घड़ी में, हमारे मोबाइल में लिथियम आयन वगैरह बहुत से सेल्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो।
अच्छा, एक सेल को अर्ध सेल कहते हैं, दूसरे सेल को अर्ध सेल कहते हैं। दोनों को कंबाइन करने के बाद एक यूनिट इकाई सेल बनता है और यूनिट इकाई सेल को ही हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अच्छा, हमारे पार्ट का जो चैप्टर का नाम है वो पूरा यहाँ पर समझ में आ रहा होगा इस सेल के द्वारा, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको समझाना उचित समझा। कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं चैप्टर के अंदर। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि नाम स्पष्ट कैसे होता है। तो देखो, हमने केमिकल लिया, रसायन लिया, कोई भी विद्युत अपघट्य, और उससे हमने क्या उत्पन्न करी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो इसीलिए केमिकल से विद्युत बनाने की प्रविधि को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल। और विद्युत कब जनरेट होती है, कब बनती है, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा हो। तो यहाँ पर हमने जिंक और कॉपर धातु के द्वारा भी इसे समझने का उचित प्रयास किया। बेटा, इसके बाद हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, किंतु आज केवल ये आपको एक संक्षिप्तता के साथ मैंने एक वीडियो बनाया है। मैं इसको पूर्ण रूप से अपने लेक्चर के रूप में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये आपको मुखाग्र रूप से जोड़ने के लिए और हमारी समझाइश को, हमारे विश्लेषण को आपस में समझ में आए, हम जुड़े, इसी उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है। अब मेरे लगातार वीडियो आपके पास प्रस्तुत होते रहेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ें। इस कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ही आधार बनी हुई है, तो हमारे ज्ञान का सदुपयोग हो और हम बहुत उत्तरोत्तर तरक्की करें, क्योंकि कोई भी बच्चा शिक्षक के लिए नहीं पढ़ता, सब पढ़ते हैं स्वयं के लिए। तो अपनी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व को समझें, अग्रसर रहें, और मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। जी, जिस बच्चे को जिस कंसेप्ट में समस्या हो वो मुझे आदेशित करें, मैं बिल्कुल उसके लिए तुरंत एक वीडियो रिलीज़ करके उनका मार्गदर्शन करने का, मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास जरूर करूँगा। आज के वीडियो में मैं यहाँ तक के लिए अपनी वीडियो को रोकना चाहूँगा। अब अगले वीडियो में मैं विस्तृत अध्ययन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तो ये था हमारा कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 3। इसमें कुछ मैंने आपको विद्युत रसायन के बारे में समझाने का प्रयास किया। ओके, बाय।